नमस्कार। मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबको मैं मन्नू भंडारी जी का उपन्यास महाभोज सुनाऊंगी। मन्नू भंडारी जी भानपुर मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल 1931 को उनका जन्म हुआ था और उन्हें व्यास सम्मान, शिखर सम्मान, शब्द साधक शिखर सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं उनका उपन्यास महाभोज। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषकर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है और बाप भी। गरीब भले ही हों, पर हैं तो। विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे हुए आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी, वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील। लेकिन कुछ सालों पहले तक यही दूरी बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई है और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में ही मचती है। महीने भर पहले की ही तो बात है। गांव की सरहद से ज़रा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहाँ कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियाँ राख में बदल चुकी थीं और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुँचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे और जो 2 लोग वहाँ पर ड्यूटी पर थे उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा और एक नफरत भारी तनाव बनकर हवा में यहाँ से वहाँ तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबार नवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रुंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छाप कर घर घर पहुंचा भी दिया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा। देखा, देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद। ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। पर बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनुगूंज ही थी, जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रुंधे गले से खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे। ऐसी अमानुषिक घटना, पार्टी के माथे पर इतना बड़ा कलंक। अब तो मुख्यमंत्री भी त्याग पत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवाकर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ मुक्त नहीं होगी। और पता तो सत्ता में बैठकर ही लगवाया जा सकता है। क्या करते, वे आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरंत फुरत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर भी लागू होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित। मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई भी नहीं थी कि यह घटना घट गई। विशेषर
कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं और ना उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत फुरत शहर पहुँचे। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे और उनके भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए, वे ही कौन सी बड़ी तोपें थीं। पर हंगामा तो खूब मचा ही। बिशु की लाश को लेकर भी मचेगा, आसार दिख रहे हैं। इस बार थानेदार ने जरा भी ढील नहीं की, तुरंत मौके पर हाजिर। कल से कितने बयान लिए गए हैं, लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया है, सबकी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए हैं। इधर लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, उधर घटना की चीर फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सच पूछा जाए तो बड़ा ना आदमी होता है और ना घटना, यह तो बस मौके मौके की बात होती है और मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही तो चुनाव है। यो उपचुनाव विधानसभा की एक सीट भर का, फिर भी है बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। सुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं, समझ लीजिए पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है, खम ठोंक कर, ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। अब क्या करते। पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। सुकुल बाबू ने खड़े होकर ही इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है, वरना और दिन होते तो क्या बिशु और क्या बिशु की मौत। पर आज स्थिति यह है कि इधर बिशु की लाश जली और उधर शहर के कोने कोने में खलबली। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब अपने निजी कमरे के एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन और गंभीर, कुछ कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नहीं। चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना ज़रूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में फ़ोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर आते हैं, पर बातों में कहीं कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वही उनका अपना खास अंदाज, कम शब्द सधी आवाज़। बात को अपने से, अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है। यह गुण तो कोई दा साहब से सीखे। सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएं हैं दा साहब में कि सीखने वाला मज़े में पूरी ज़िंदगी खपा सकता है। पर आज के इस हाय हाय वाले ज़माने में किसके पास रखा है इतना धैर्य। तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता है उनकी। दा साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौर वर्ण, सुता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर। दिखती है तो केवल गरिमा। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। बोलते भी हैं तो आवाज़ में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता, एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे। शब्द मात्र जीभ से फिसले नहीं लगते। लगता है हर शब्द जैसे किसी गहरे सोच विचार की उपज है। हल्की बात कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दा साहब के मुंह से, अपने विरोधियों के लिए भी नहीं। व्यवहार में ऐसा संतुलन, संयम बड़ी साधना से ही आता है और दा साहब का जीवन साधना का इतिहास। साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व। उनका निजी कमरा भी बहुत सादा है, तड़क भड़क ताम झाम कहीं कुछ भी नहीं। यह सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं, पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है जिसके एक सिरे पर दीवार में सना मोटा सा गद्दा बिछा है। ऊपर झकझक चादर और गांव तकिए पड़े हैं, एकदम देशी पद्धति। दा साहब को जितना देश प्रिय है उतनी ही देशी पद्धति भी। लड़के बच्चे जरूर अंग्रेजियत में सन गए हैं, इम्पोर्टेड वस्तुएं और इम्पोर्टेड भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है और किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते दा साहब। बच्चे छोटे थे और साथ रहते थे तब भी नहीं।
अब तो वैसे भी बड़े होकर सब अपने अपने घरों में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हैं दीवार पर, गांधी और नेहरू की। इन्हें अपना पथ प्रदर्शक और अपनी प्रेरणा मानते हैं दा साहब। गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के हर कोने में गीता की एक प्रति मिल जाएगी। वैसे वे कभी किसी को उपहार में देते नहीं, व्यर्थ के ढकोसलों में कतई विश्वास नहीं है उनका। पर फिर भी कभी उपहार देना ही पड़ गया तो सदा गीता की प्रति ही दी जाती है। चिंतन मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दा साहब। यहाँ सबका प्रवेश संभव नहीं। हाँ, जो अपने खास आदमी हैं वे आ सकते हैं। इसीलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया। दा साहब का अपना आदमी है लखन सिंह, बहुत भरोसे का और उनका स्नेह भाजन। 10वीं पास करने के बाद से ही लखन दा साहब की सेवा में नियुक्त हो गया था। उनका थैला उठाए उठाए उनके पीछे चलता था हर समय, और आज उसे ही दा साहब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र से खड़ा किया है। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की का पूरा मौका देते हैं दा साहब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक होते हैं। उसूल है दा साहब का कि जिसे सहारा दो उसे मंजिल तक पहुंचा भी दो। पर आज जहां उसूल टके सेर बिकते हों वहां कौन कदर करता है दा साहब के उसूलों की। सब एक स्वर से विरोध करने लगे हैं लखन का। एक ही तर्क था सबका, सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उनकी ही टक्कर का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के। हारने के बाद भी रुतबा है उनका। उनके सामने लखन की औकात ही क्या है भला। मुंह की खाएगी पार्टी। तर्क तो बिल्कुल ठीक था विरोध करने वालों का, एकदम ठोस और वजनदार। पर दा साहब की भेदक दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती, मंशा तक पहुंचती है सीधी। सब अपने अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हुए थे। मन बहुत शुद्ध था दा साहब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ती यह पद लोलुपता कहाँ तक ले जाकर पटकेगी देश को। काम करने को कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक और उतावले। लखन सिंह को जैसे तैसे टिकट तो दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चित होकर नहीं बैठा जा सकता है। विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है, वरना कोई आश्चर्य नहीं है कि पार्टी के झंडे के नीचे ही नीचे उनकी जड़ें काटने का काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता। हमेशा सतर्क और सावधान, अपनों से भी परायों से भी, सभी से सचेत, एकदम चौकस। लखन को देखकर दा साहब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है? पर लखन के तमतमाए चेहरे पर नज़र पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। यह जोरावर बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, खुद तो मरेगा ही, हमको भी ले डूबेगा। गुस्से से लखन की कनपटियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही हैं। कोई विश्वास करेगा कि यह दा साहब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है? एकदम उनके विपरीत, केवल रंग और कद काठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी। छोटी छोटी बातें उसे बेहद उत्तेजित कर देती हैं। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दा साहब कभी नाराज नहीं होते उसकी इस बदमिजाजी पर। हंसकर इतना ही कहते हैं, तुम मेरे पूरक हो भाई। यूँ भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दा साहब का। कहना चाहिए उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लखन को एक हद तक ढीठ बना दिया है। बस फनाता रहता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है। सरोहा में विशेषर नाम के एक आदमी को मरवा दिया गया है। लाश पुलिया पर पड़ी मिली। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का यह काम है। चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया दा साहब के। मालूम है आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही सुना। स्वर इतना सहज और सपाट जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। और यह भी सुना कि सारे गांव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर। उसके सिवाय कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लीपा पोती करके गांव वालों को संभाले हुए थे। ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है, प्रमाण जुटाए जा रहे हैं।
असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घावों को काफ़ी कुछ भर दिया था। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। कैसी बातें करते हो? दास साहब ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछोड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। पर लखन तो अपनी ही रौ में बोलता चला गया। इन मौके पर इस बेवकूफ़ ने बिसू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैगनी हो उठा। पर इतना सब सुनकर भी दास साहब के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उतने ही सहज स्वर में बोले, पुलिस तो अभी बयान ले ही रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। इतनी अधीरता अच्छी नहीं, थोड़ा। पर लखन सिंह में तो पूरी बात सुनने का धीरज नहीं, बीच में ही तमक कर बोला, मैं नहीं नतीजे पर पहुंचा, सारा गांव कह रहा है। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी अगले भाग में।